नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संसिधि पीसीएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लाइव सेशन है वो समय पर नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थे, लेकिन कल से जो सेशन होगा वो अपने नियत समय पे लाइव होगा और आप उस समय उसे अटेंड कर सकते हैं। आज का जो सेशन है इसे हम आपको रिकॉर्डिंग के स्तर पे दे रहे हैं और देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज के जो टॉपिक हैं ये सभी हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला न्यूज़ है उसकी बात करें। आहार 2025 ये चर्चा में है क्योंकि अगर देखें तो जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है और जो प्रसंस्करण, जो खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, उसने आहार 2025 के 39वें 39th जो एडिशन है, जो संस्करण है, उसमें भारत की कृषि और जो प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में उत्कृष्टता है, जो प्रदर्शन है, उसे कहीं न कहीं प्रदर्शित किया है। और इस कारण से देखें तो आहार 2025 ये चर्चा में बना हुआ है। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, ये इसका 39वां संस्करण है और इस संस्करण में भारत की जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, जो फूड प्रोसेसिंग है, उसमें खास उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है और इस कारण से ये चर्चा में है। यहाँ पर जो बात हो रही है एपेडा की, एपेडा आप सभी जानते हैं इसका मतलब क्या है कि कृषि और प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद निर्यात विकास जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण ने भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है, यहीं पर आयोजित आहार 2025 के 39th जो एडिशन है उसमें भाग लिया। आहार जो 2025 है, इसकी अगर हम बात करें तो भारत में व्यापार संवर्धन जो संगठन है ITPO है, उसी के द्वारा इस आयोजन को संपादित किया गया है। किस उद्देश्य से इसका आयोजन हो रहा है? तो देखिए, भारतीय जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसको वैश्विक एक मंच पर क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए। और जो यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात हो रही है, निर्यात की बात हो रही है, तो एक्सपोर्ट को क्या किया जाए और बढ़ाया जाए। और जो खाद्य सुरक्षा है अपने देश में देखें तो जो फूड सिक्योरिटी है एक बड़ा मुद्दा है। तो जो फूड सिक्योरिटी है, जो इनोवेशन है, उस पर भी खास तौर पे फोकस किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। और ये जो प्रदर्शनी है, खास तौर पे देखें, ये जो आयोजन है ये खाद्य प्रसंस्करण, मशीनरी और जो पैकेजिंग है, इन तीनों क्रियाओं में देखें तो जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, उसको कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। और इसी प्रदर्शनी का एक मुख्य कह सकते हैं लक्ष्य है कि दुनिया में खाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हर मेज पे, जो भी डाइनिंग टेबल है, उस पर कम से कम एक मेड इन इंडिया खाद्य पदार्थ के रूप में जो उत्पाद है वो जरूर उपलब्ध होना चाहिए। ये एक बड़ा लक्ष्य माना जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जो कृषि और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, जो एपेडा है, इसके बारे में जो की पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वर्ष 1985 में हुई थी। और जब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो अधिनियम 1985 है वो पारित किया गया था और उसी समय इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसी नोडल एजेंसी के अंतर्गत काम करता है। ये जो प्राधिकरण है ये कृषि और प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए खास तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले ITPO की, भारत जो व्यापार संवर्धन जो संगठन है, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1992 में हुई थी। और ये जो संगठन है ये ट्रेड फेयर जो अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है, जो TFAI है, और जो भारत व्यापार संवर्धन जो परिषद TDA है, उसके दोनों के मिलने के बाद ये अस्तित्व में आया। भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसी के अधीन ये क्या करता है, ये काम करता है और ये एक प्रमुख व्यापारिक संवर्धन एजेंसी के रूप में मौजूद है। ये जो संगठन है ये भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो विभिन्न जो व्यापारिक मेले हैं, जो प्रदर्शनियां हैं और अन्य जो व्यावसायिक आयोजन है उनका आयोजन करने के लिए जाना जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, आहार 2025 के 39वें संस्करण में
भारत की जो कृषि है, जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, उसमें उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली जो संस्था है वो कौन सी थी? और आपको उत्तर कमेंट में हमें देना होगा और कल उस पर हम डिस्कस करेंगे। विकल्प है भारतीय खाद्य निगम जो FCI है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है। ये 4 विकल्प हैं, सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। अगला जो न्यूज़ है वो है धूम्रपान से जुड़ा हुआ, धूम्रपान निषेध दिवस। ये चर्चा में है, ये डे के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, जो डे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो 12 मार्च है, 12 मार्च क्या होता है? धूम्रपान निषेध दिवस के तौर पे जाना जाता है। और हर साल जो मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में जो 12 मार्च होता है, उसको क्या किया जाता है? धूम्रपान निषेध के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बार इस वर्ष भी इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस कारण से जो 2025 का मार्च महीने का जो 12 मार्च की तिथि है, ये सेलिब्रेट की जा रही है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे, या कहें धूम्रपान जो निषेध दिवस है, इसे कहीं न कहीं इसका बहिष्कार कह सकते हैं, ये करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है धूम्रपान के जो खतरे हैं उससे लोगों को कहीं न कहीं अवेयर करना, अवगत कराना, और इसके प्रति उनके बीच में क्या लाना? जागरूकता लाना, उनके बीच में जो अवेयरनेस है वो उत्पन्न करना। हर व्यक्ति को धूम्रपान छोड़ने के लिए ये जो डे है ये प्रेरित करता है, और उन्हें इससे जुड़े हुए जो भी जानकारियां हैं वो भी इस दिन को प्रदान की जाती हैं। यह लोगों के जो स्वस्थ जीवन शैली है वो अपनाने के लिए कहीं न कहीं इस डे को प्रोत्साहित किया जाता है। और जो धूम्रपान निषेध दिवस है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये वर्ष 1984 को हुआ था। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा धूम्रपान के जो दुष्प्रभाव हैं उनकी हम चर्चा कर लें। तो देखिए, धूम्रपान के कई सारे दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ते हैं, कई सारे अंगों पर इनका प्रभाव होता है। जैसे एक एक करके हम देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रभाव कैंसर के रूप में देखने को मिलता है। और धूम्रपान से जो फेफड़े हैं, मुंह है, गले, गुर्दे, मूत्राशय या अन्य अंगों के जो कैंसर होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। जो हृदय से संबंधित जो विकार हैं वो भी धूम्रपान से होते हैं। हृदय जो रोग है, स्ट्रोक है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारे जो खतरे हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पे देखेंगे तो धूम्रपान से जुड़े हुए हैं। फेफड़ों से जुड़ी कई सारी जो बीमारियां हैं, जैसे क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है, जो वात स्फीति है, ऐसी जो फेफड़े के बीमारियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं धूम्रपान एक महत्वपूर्ण कारण है। कई सारी अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। जैसे मधुमेह की बात करें, सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं जो मधुमेह, जो डायबिटीज़ है वो मीठा खाने से होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। धूम्रपान के भी एक तरह से देखें तो कारण मधुमेह प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डियों से संबंधित जो समस्या है, जो बाझपन की समस्या है, और अन्य जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको भी बढ़ाने में धूम्रपान एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे उभरा है। तो ये हमने देख लिया। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का पहला बुधवार, मार्च का दूसरा बुधवार, अप्रैल का पहला बुधवार और अप्रैल का दूसरा बुधवार। तो एक तरह से आप देखेंगे कि 12 जो डेट आ रही है ये क्या आएगा कि दूसरे हफ्ते में आएगा और फिर बुधवार को ये मनाया जाएगा। तो ये हमने हिंट दे दिया। अगली जो न्यूज़ है वो है मृदा उर्वरता मानचित्रण। ये चर्चा में है क्योंकि भारतीय जो मृदा है और जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण है और मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, जो कह सकते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, उसके डेटा को उपयोग करके जो भू स्थानिक तरीके हो सकते हैं उसके माध्यम से जो डिजिटल सॉइल है, जो सॉइल है, डिजिटल जो मृदा है उसकी जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, कहीं ना कहीं उसका जो मानचित्रण है वो तैयार किया जा रहा है। और इस कारण से अब ये एक बार फिर से चर्चा में है। और यही नहीं, जो भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसका जो डेटा है ये पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जियो स्टेशनरी जो तकनीकें हैं उनके माध्यम से जो मृदा है उसकी जो डिजिटल उर्वरता है वो उपलब्ध कराने के लिए। और यहाँ पर ये जो सर्वेक्षण है ये कृषि
और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ही संचालित हो रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लगभग 34 जिलों के 351 गांवों के लिए मृदा जो उर्वरता है उसका मैपिंग तैयार किया जा रहा है। जो सॉइल फर्टिलिटी है, इसकी जो मैपिंग है वो मिट्टी की जो पोषक संरचना है, जो न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर है, जो उसकी हेल्थ है, उसके बारे में डिटेल स्थानिक स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। और ये कहीं ना कहीं किसानों को उनके उर्वरक और जो मृदा में संशोधन किया जा सकता है उसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग करने में काफ़ी लाभकारी हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अधिक उपयोग या कम उपयोग का जो जोखिम है और इस कारण से जो मृदा की स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, उससे बचा जा सकता है। और ये किसानों को आर्थिक मदद भी करता है क्योंकि वे कम इनपुट के साथ अपने रिटर्न को अधिकतम करने में सक्षम होते हैं। कि अगर उन्हें सही जानकारी होगी, सही उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे, मृदा की जानकारी होगी, तो उससे जुड़े हुए जो भी ज़रूरतें होंगी उनको सीधे इनपुट के तौर पे देंगे तो उन्हें अधिक से अधिक जो लाभ है वो प्राप्त होगा और इस कारण से इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। मृदा जो उर्वरता मानचित्रण है, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये किसानों और जो भी भूमि प्रबंधक हैं उनको उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता को समझने में हेल्प करता है कि आखिर जो मृदा है उसकी स्थिति क्या है, उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो कैसी है, उसका जो गठन है वो किस प्रकार का है, वो जो नेचर है सॉइल का वो किस प्रकार का है, ये समझने में काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि अगर ये समझ गए तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी ये पता चल सकता है और उसके हिसाब से जो किसान होंगे वो उसमें उर्वरक डालेंगे और उसमें उसी के अनुरूप फसलों का भी उत्पादन करेंगे। ये जो मानचित्र है ये मिट्टी के अलग अलग जो पोषक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसके क्या है उसके स्तरों को दर्शाता है। और इसके साथ ही जो मिट्टी के पीएच हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण गुण हैं उनको भी ये दर्शाता है। और इसमें देखें तो ख़ास तौर पे जो रिमोट सेंसिंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके साथ भू-स्थानिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर SHC जो मृदा नमूना है उसके जो पॉइंट होंगे, जो बिंदु होंगे, उनको GPS का उपयोग करके जियो कोडित किया जाएगा और नमूनों को एक यूनिक QR कोड भी प्रदान किया जाएगा। और ये जो QR कोड होगा ये मृदा परीक्षण जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें विश्लेषण के दौरान उसे बनाए रखने का काम करेंगी। अब इस पूरे मुद्दे में देखें तो एक टेक्नोलॉजी यूज हुई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसके बारे में देखें तो ये जो योजना है ये भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। किस तिथि को? तो 19 फरवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। और इस योजना का जो मोटो है, जो उद्देश्य है वो है कि जो किसान है और किसानों को उनकी जो भूमि है, जो लैंड है, उसकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है, उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी प्रदान करना, ताकि मिट्टी के अनुरूप, उसकी अवस्था के अनुरूप जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो उर्वरक हैं, जो कीटनाशक हैं, वो उसमें डाल सके और जो संसाधन है उनका संतुलित उपयोग करके अधिक से अधिक उससे लाभ प्राप्त कर सके। मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है ये भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता जो स्कीम है उसी के तहत तैयार किए जाते हैं। और ये जो पूरी योजना है, ये जो सॉइल है उसके हेल्थ और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें सुधार करने के लिए अलग अलग जो उपाय हो सकते हैं वो इस स्कीम के तहत अपनाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग जो सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं? विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है कृषि और किसान कल्याण विभाग और डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और आपको सही उत्तर कमेंट के माध्यम से हमें भेजना है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ जुड़ती है ये बलिया से जुड़ती है। बलिया में बनेगा स्वतंत्रता सेनानी जो चित्तू पांडे हैं इनका स्मारक। ये न्यूज़ चर्चा में है और बलिया वासियों के लिए एक खुशखबरी है और उसके आसपास पड़ोसी जो ज़िले हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता सेनानी जो चित्तू पांडे हैं, इन्हीं के सम्मान में वहां पर स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो थोड़ा सा चित्तू पांडे के बारे में अगर हम देखें तो ये अपने देश के एक बड़े ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये जाने जाते हैं। और इन्होंने वर्ष 1942 का 1942 का समय है, उस समय भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो जो आंदोलन है, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उन्हें बलिया का यानी चित्तू पांडे जो है, इन्हें बलिया का शेर कहा जाता है। तो ये इस कारण से भी महत्वपूर्ण है। और इनका जो जन्म है ये 1865 में हुआ था। तो हो सकता है कि आपके किसी एग्ज़ाम में इनसे जुड़ी हुई जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछ लिया जाए। होम डिस्ट्रिक्ट यानी इनका जो बर्थ है वो यूपी के बलिया, आप देखेंगे तो बिहार से सटा हुआ यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार का, आपको बक्सर देखने को मिलेगा और फिर बगल में छपरा देखने को मिलेगा। तो ये बॉर्डर पे अवस्थित एक महत्वपूर्ण ही डिस्ट्रिक्ट है। और चित्तू पांडे जो थे ये प्रारंभ से ही इनके अंदर देशभक्ति की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी और इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए काफ़ी मेहनत किया। और इस कारण से देखें तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो जो आंदोलन है, जो इंडिया क्विट मूवमेंट है, इसकी घोषणा की, तो चित्तू पांडे ने बलिया में आंदोलन को कहीं न कहीं वहाँ पर लीड किया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह कर दिया। 19 अगस्त 1942 को बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इस कारण से कहा जाता है कि देश में सबसे पहले आज़ाद बलिया हो चुका था। कुछ दिनों तक देखें तो बलिया में जो ब्रिटिश शासन है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और चित्तू पांडे को देखें तो बलिया का अंतरिम जो प्रशासक है अस्थायी सरकार का प्रमुख बना दिया गया था। इनका जो निधन है ये वर्ष 1946 में 1946 में स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर सेनानी का क्या हुआ, निधन हो गया। तो ये इनसे जुड़ी हुई जानकारी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चित्तू पांडे को किस नाम से जाना जाता है? बलिया का शेर, क्रांति पुरुष, बलिया के बागी और स्वतंत्रता सम्राट। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये पीएम मोदी की जो मॉरिशस यात्रा है इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हाल ही में अपने देश के जो पीएम हैं ये कहाँ गए हुए हैं, तो ये 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस गए हुए हैं और वहाँ पर देखें तो पोर्ट लुइस वहाँ का जो पोर्ट है वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो थोड़ा सा इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करें तो पीएम मोदी जो है ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए गए। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बन रहे हैं। तो ये इस कारण से चर्चा में है। थोड़ा सा भारत और मॉरिशस की साझेदारी जो है, रिलेशनशिप है, उस पर अगर हम बात करें तो जो पीएम मोदी हैं इन्होंने मॉरिशस को ग्लोबल साउथ का क्या बोला है, तो सेतु बोला है, ब्रिज बोला है। और दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक जो साझेदारी है उसको मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। भारत मॉरिशस के विकास जो परियोजनाएं हैं उसमें बड़े स्तर पर सहयोग कर रहा है। तो इस कारण से भी देखें तो दोनों दूसरे के लिए एक कह सकते हैं सेतु का काम कर रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। थोड़ी सी इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात कर ले कि आखिर जो मॉरिशस है इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये अफ्रीका है, अफ्रीका के अगर पूरब में आएंगे तो मेडागास्कर द्वीप आपको देखने को मिलेगा और उसके पूरब में आएंगे तो यहीं पर मॉरिशस आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा क्षेत्र जो है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। यहीं पर एक मॉरिशस द्वीप के रूप में जो मुख्य द्वीप है उस रूप में ये अवस्थित है और यहाँ पर इसके कई सारे जो द्वीप है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो लुइस है, पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो मॉरिशियन रुपया चलता है। तो इसमें भी देखिए रुपया का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो भारत से मॉरिशस के बीच में देखने को मिलती है। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन या फिर अरेबियन सी में? तो इसका उत्तर भी आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। एक और न्यूज़ है, इसकी चर्चा करते हैं। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने जम्मू और जो कश्मीर है यहाँ पर इत्तिहादुल जो मुस्लिमीन
और जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसे AAC कहते हैं, और इनको क्या है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 1 के तहत 5 साल के लिए क्या कर दिया है, विधि विरुद्ध संगठन एक घोषित कर दिया है। इस कारण से ये चर्चा में है और देश की जो शांति है, कानून व्यवस्था है, जो संप्रभुता है, उसके खिलाफ इनकी जो गतिविधियां हैं ये पाई गई हैं संलिप्त, और उसमें संलिप्त पाए जाने के कारण इन पर इस तरह के जो कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जो प्रतिबंध है वो लगाए गए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देखते हैं कि आखिर JKIM और AAC जो विधि विरुद्ध संगठन है ये घोषित किया गया है, आखिर इस कारण से ये चर्चा में है। तो देखिए, संगठन पे जो आरोप लगाए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन संगठन के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें कुछ खास राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल पाया गया है। जैसे भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना, लोगों के बीच में जो असंतोष हो सकता है उसके लिए उन्हें प्रेरित करना, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, उसे अस्थिर करना, लोगों को उकसाना, आतंकवाद को प्रमोट करना, स्थापित सरकार के खिलाफ वहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं विरोधी बातें करना, जनता को कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिगाड़ने के लिए उकसाना, ऐसे विभिन्न गतिविधियों में इसके मेंबर्स को संलिप्त पाया गया है। जो आतंकवादी घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो थोड़ा सा इस प्रक्रिया पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो भी गैर कानूनी गतिविधियाँ होती हैं उनके रोकथाम संशोधन अधिनियम जो 2019 है, इसके अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी संगठन या किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति, इस तरह की जो भी संस्था है उसको क्या कर सकती है, तो आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है। कब कर सकती है, उसके लिए कुछ खास स्थितियां दर्शाई गई हैं कि अगर वो पाई जाती हैं, जैसे आतंकवादी कार्रवाई करते हुए या उसमें भाग लेते हुए, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करते हुए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदर्भ में और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अगर पाया जाता है तो फिर इस तरह की जो आतंकवादी संगठन है वो निर्दिष्ट किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया गया है वो गृह सचिव के समक्ष क्या कर सकता है, इसके विरोध में अपील कर सकता है। और जो गृह सचिव हैं वो क्या कर सकते हैं कि 45 दिन के भीतर जो अपील है उस पर उन्हें कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। तो ये बातें अपने देश में ये कानून है। गैर कानूनी जो गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो UAPA 1967 है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसे भारत की जो संप्रभुता है, देश की जो एकाग्रता है, जो अखंडता है, उसके लिए खतरा उत्पन्न करने की गतिविधियों को रोकने के लिए वर्ष 1967 में क्या किया गया था, लाया गया था। अधिनियम के तहत जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा की गई अगर कार्रवाई जिसमें कहा गया कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग पर अगर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करने की घटना देखने को मिलती है, भारत की जो संप्रभुता है उसे तोड़ने, उसे खंडित करने, भारत की अखंडता को बाधित करने जैसे अगर कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो फिर ये मामला उनके ऊपर बनता है। यह निम्नलिखित अधिकारों पर युक्तियुक्त जो निर्बंधन है वो आरोपित करता है। जैसे अगर बात करें जो आर्टिकल 19 है उसके द्वारा जो प्रदत्त अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, दूसरा जो बिना शस्त्रों के शांतिपूर्वक जो समूह है उसमें एकत्रित होने का जो अधिकार है या फिर संघ बनाने के जो अधिकार है, ये जो आर्टिकल अलग अलग आर्टिकल में जो अधिकार दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। और इस पूरे मामले में देखें तो केंद्र सरकार को किसी भी गतिविधि को जो गैर कानूनी गतिविधि है ये घोषित करने का पूरा अधिकार है भारत में। इसके तहत जो भारतीय और विदेशी हैं ये दोनों प्रकार के नागरिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ये भारत और विदेशी जो भूमि है उस पर होने वाले किसी भी अपराध पर समान रूप से लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला केवल भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके अलावा अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति इस तरह के किसी भी घटना के संदर्भ में भारत से जुड़ता है तो उसके ऊपर भी ये मामला बनता है। और इसके अलावा जो UAPA है इसके तहत मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा का भी प्रावधान बनाया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके संदर्भ में देखें तो दंड का ठोस प्रावधान इस कानून में बनाया गया है।
इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम को कब पारित किया गया था? वर्ष 1960, 1962, 1967 या फिर 1968? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हमें देना है। अगली न्यूज है आईफा अवार्ड 2025। और आईफा अवार्ड से अक्सर खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक बार फिर से 8 से 9 मार्च, 8-9 जो मार्च है वो क्या है कि 8 से 9 मार्च को जयपुर में आयोजित जो 25वां आईफा जो अवार्ड है, या कह सकते हैं 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो पुरस्कार है जिसे आईफा कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन में फिल्म जो लापता लेडीज है उसको सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं फिल्म का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया। तो देखते हैं इस अवार्ड में कौन कौन से प्रमुख अवार्ड थे और कौन से विजेता थे। तो देखिए, जो मुख्य पुरस्कार है उसमें सबसे बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो लापता लेडीज को गया है, और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो जो अवार्ड है वो लापता लेडीज़ फिल्म के डायरेक्टर किरण राव, जो कि आमिर खान की पत्नी है, इन्हें गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता पुरुष हैं, ये जो अवार्ड है ये कार्तिक आर्यन को फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। और सबसे बेस्ट जो एक्ट्रेस है महिला के श्रेणी में देखें तो ये जो पुरस्कार है ये लापता लेडीज़ की जो एक्ट्रेस हैं निताशी जो गोयल, इन्हें प्रदान किया गया है। अन्य जो प्रमुख पुरस्कार हैं उनकी अगर हम बात करें तो निगेटिव रोल के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ये दिया गया है किल मूवी के राघव जुयाल को। इसके अलावा सहायक भूमिका में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला का हो सकता है ये अवार्ड दिया गया है शैतान मूवी के जानकी बोडीवाला को। और सहायक भूमिका में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के जो पुरुष श्रेणी का अवार्ड है ये लापता लेडीज़ के रवि किशन को दिया गया है। और बेस्ट जो डायरेक्टोरियल जो डेब्यू है ये कुणाल खेमू को दिया गया है जो मडगांव एक्सप्रेस है उस मूवी के लिए। इसके अलावा जो बेस्ट डेब्यू महिला का अवार्ड है ये जानकी बोडीवाला को शैतान मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट डेब्यू पुरुष का जो अवार्ड है ये लक्ष्य को किल मूवी के लिए दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड थे। संगीत श्रेणी में अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायिका है, और महिला श्रेणी में देखें तो ये जो अवार्ड प्राप्त हुआ है ये श्रेया घोषाल को हुआ है। और इसी श्रेणी में जो पुरुष वर्ग है उसका जो अवार्ड है ये गया है जुबिन नौटियाल को। और सर्वश्रेष्ठ जो संगीत निर्देशक हैं ये अवार्ड लापता लेडीज़ के राम संपत को गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो गीत का अवार्ड है ये प्रशांत पांडे जो लापता लेडीज़ के जो सजनी सॉन्ग है उसके लिए इन्हें दिया गया है। लोकप्रिय श्रेणी में देखें तो सर्वश्रेष्ठ जो कहानी है ये अवार्ड गया है विप्लव गोस्वामी को लापता लेडीज के लिए। तो इस तरह देखें तो आईफा में सबसे अधिक अवार्ड जीतने के संदर्भ में जो लापता लेडीज रही है वो चर्चा में रही है। इसके अलावा देखिए आईफा के बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो पुरस्कार है ये खास तौर पे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड जिसे आईफा कहा जाता है, ये भारतीय सिनेमा का एक प्रतिष्ठित वार्षिक स्तर पे दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण समारोह है। और ये वर्ष 2000 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईफा अवार्ड जो 2025 है इसका ये 25वां संस्करण है जो 8 से 9 मार्च 2025 को जो राजस्थान का जयपुर है यहीं पर आयोजित किया गया। और इस वर्ष ये जो समारोह है ये अपनी रजत जयंती मना रहा है क्योंकि 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस समारोह को, तो इस कारण से ये चर्चा में है। इससे जुड़ी हुई जो एक प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं। आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उसका पुरस्कार जीता है? लापता लेडीज़, भूल भुलैया 3, मडगांव एक्सप्रेस और किल। इसका उत्तर भी आपको देना है और कमेंट के माध्यम से भेजना है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की। ठीक है, क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में जो त्रिपुरा सरकार है उसने मुख्यमंत्री जो कन्या आत्मनिर्भर योजना है और इसके अलावा मुख्यमंत्री जो बालिका समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत की है और इस कारण से ये योजनाएं चर्चा में है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखें। मुख्यमंत्री जो बालिका समृद्धि योजना है, ये जो योजना है, स्कीम है, ये गरीबी रेखा से नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन बसर कर रहे जो बालिकाएं हैं उनके जीवन यापन के लिए ये लाई गई है। राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50,000 रुपये तक का बॉन्ड जमा करेगी और 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ये जो बॉन्ड है ये बालिका को क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा।
सरकार का ये कहना है कि बॉन्ड की जो राशि है वो 18 वर्ष बाद 10 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जब इसकी सीमा पूरी हो जाएगी बॉन्ड की तो फिर लगभग 10 लाख जो राशि है वो इस बालिका को प्राप्त होंगे। दूसरी जो स्कीम है उसके बारे में देखें, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इस योजना के बारे में अगर हम देखें तो ये जो योजना है ये मेधावी जो भी छात्राएं हैं उनके लिए लाई गई है और ख़ास तौर पे जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ अध्ययन कर रही जो बालिकाएं हैं उनके लिए ही ये योजना लाई गई है। त्रिपुरा जो शिक्षा बोर्ड है CBSE और जो ISC बोर्ड है इससे संबंध जो भी विद्यालय हैं वहाँ की जो छात्राएं हैं उनको ये लाभ प्राप्त होगा। 140 जो मेधावी छात्राएं हैं उनको निःशुल्क जो स्कूटी है वो भी प्रदान की जाएगी, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें त्रिपुरा की हम बात कर ले क्योंकि ये न्यूज़ त्रिपुरा से जुड़ती है, तो पहले त्रिपुरा एक रियासत के तौर पे मौजूद था। भारत की आज़ादी के बाद देखें तो देश में इसका विलय हो गया और 1956 में इसे यूटीज़ का दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद देखें तो पूर्ण राज्य का इसे दर्जा 1972 में दे दिया गया। तो पहले क्या है कि ये यूटीज़ के तौर पे था, बाद में देखें तो 21 जनवरी 1972 को भारत का ये एक पूर्ण राज्य बन गया और ये उत्तर पूर्व भारत में स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है जो असम, मिजोरम और जो बांग्लादेश है उनसे कहीं ना कहीं इसकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो वो अगरतला इसकी राजधानी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है इस समय वो माणिक साहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर जो योजना है इसकी शुरुआत की है? विकल्प दिए गए हैं मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं और कल फिर अपने नियमित समय पर हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी समय पर लाइव सेशन अटेंड कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी इस सेशन को ज़रूर देखिए और फिर कल समय पर अटेंड करिए लाइव सेशन। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।